अब यहाँ अभय चौटाला कभी आया नहीं, पार्टी का उसका सिस्टम नहीं, ना पार्टी का उनका कोई यहाँ पर किसी भी तरह का संगठन है, और ना ही कांग्रेस का संगठन है। कांग्रेस वालों ने तो पल्ला झाड़ लिया और इसको सुशील गुप्ता जी को टिकट थमा दिया। ले तू ही मर, जो भी खप तेरा भी है, तू ही अपना मौज ले। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिनी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूँ, और आज जो मेरे साथ शख्सियत जुड़ेंगी वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि तमाम हरियाणा के लोग जो है, धूमन सिंह किरमत एडवोकेट भी है और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से, किरमच गांव से। उनसे सीधी मेरी बातचीत रहेगी रण के अनुसार, क्योंकि जो राजनीति है इस समय करवट ले चुकी है हरियाणा की। मुख्यमंत्री जो है श्री नायब सिंह सैनी, वो बनाए गए हरियाणा से। उसके अलावा जो है एक सबसे बड़ी जो बात है, कुरुक्षेत्र से जो सीट लोकसभा की मिली है वो मिली है नवीन जिंदल, जो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उनके बारे में और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड अभी तक हरियाणा में क्या क्या काम किया है उसके बारे में चर्चा रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरा सवाल पहला यही रहेगा, क्योंकि आप सरस्वती हेरिटेज बोर्ड से जुड़े हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, क्या क्या वर्क जो है सरस्वती के बारे में, नदी के बारे में जो प्रयास किए गए सरकार द्वारा और आपके द्वारा, क्या क्या? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कि सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्चलाने के लिए, पुनर्प्रवाह करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री पहले हमारे मनोहर लाल जी रहे और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो हैं, उनका पूरा योगदान हमारे साथ इसमें रहता है। सरस्वती बोर्ड विभिन्न योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है कि कैसे हम 12 महीने सरस्वती के अंदर पानी चलाएं। अभी कुछ अगर क्षेत्र को छोड़ दे, अभी हम बिलासपुर से लेकर और सिरसा ओटू हेड तक हम करीब 400 किलोमीटर में इस वक्त सरस्वती में पानी चला रहे हैं। हमारे पास सोर्स बहुत हैं सरस्वती में पानी आने के, 10 से 12 नदियां और नाले और छोटे छोटे ऐसे जो ट्रैक हैं वो सरस्वती में आकर मिलते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी पिछली सरकार, माननीय पिछली मनोहर लाल जी ने हमें दिया है, वो बहुत बड़ा हमारी एक तरह से मैं जीत कहूंगा, क्योंकि पीछे जगह थोड़ी सी कम है। उसके बावजूद भी जो सरस्वती की एक्चुअल में जो कंटूरिंग है, यानी कि जो सरस्वती का भाव क्षेत्र है, उस भाव क्षेत्र इतना है, अगर एक जितना ऊपर से क्षेत्र का पानी आएगा सारा सरस्वती लेकर ही आगे जाएगी, ऐसी कंटूरिंग सरस्वती की इस क्षेत्र से है। तो अब हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ऊंचा चांदना से लेकर पीपड़ी तक का जो सरस्वती हमारी एरिया, उसकी वार्डनिंग का और स्ट्रेंथनिंग का हमने एक प्रोजेक्ट हमारा पास हो गया है। उसके ऊपर हमारा एस्टिमेट और निशानदेही पहले उसकी कराएंगे और फिर उसको हम इसकी चौड़ाई करेंगे और इसकी दोनों जो बैंक हैं वो दोनों को स्ट्रेंथ करेंगे, ताकि टूटे। जैसे पीछे फ्लड के सीजन में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन खैर पिछली बार तो इतना फ्लड आया, उसमें आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमने वो कर दिया। और पीपड़ी से लेकर दूसरा हमारा ज्योतिसर तक का हमारा एक प्लान हमने भेजा था कि हम सरस्वती को शहर में चौड़ाई कर दें और इसमें जितने गंदे नाले कॉलोनियों के गिर रहे हैं उनको बंद कर दें और उन गंदे नालों के लिए एक एसटीपी लगवा दें। वो एसटीपी हमारा खेड़ी मारकंडा में अप्रूव हो गया है। खेड़ी मारकंडा पंचायत ने हमें जमीन भी दे दी है। अब सारी की सारी जितनी भी ऐसी नाले हैं उनका पानी हम उसमें डाइवर्ट करेंगे और सरस्वती में जो पीछे हमारे को पानी मिला हुआ है उसमें हम सारा खुद साफ पानी चलाएंगे। तो वो जो हमारा पीपली से लेकर ज्योतिसर तक का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारा पीपली से फर्स्ट फेज में झांसा रोड तक 29 करोड़ रुपया पिछली सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली ने हमारे को अनाउंस कर दिया था। और वो अभी उसके ऊपर हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो एस्टिमेट वगैरह बना रहा है और एस्टिमेट बनने के बाद मुझे लगता है कि सीजन से पहले कोशिश करेंगे हम कि सीजन से पहले ही काम शुरू हो जाए, क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि शहर में इतनी जगह भी नहीं है, बहुत टाइट जगह है। तो उससे बनने से क्या होगा कि जो 200 क्यूसिक की कैपेसिटी सरस्वती की है शहर में, वो बढ़कर करीब करीब 450 से 500 क्यूसिक हो जाएगी। फ्लड की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये मेरा भी सपना था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी का भी सपना रहा है कि सरस्वती में स्वच्छ पानी चले और बगैर किसी अवरोध के चले। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एक इस कुरुक्षेत्र के लिए मैं कहूँ एक रामबाण औषधि अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल 100% तय होगा, क्योंकि चौड़ाई बढ़ जाएगी, उसके बैंक ऊंचे हो जाएंगे, जो कॉलोनियों में कई बार पानी ओवरफ्लो होकर जाता था वो सारा रुक जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये हमारी सरकार ने दिया है। तो आने वाले समय सरस्वती के लिए काया पलट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। काया पलट की आपने बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्योंकि कुरुक्षेत्र में यदि खेड़ी मारकंडा की साइड आपा लगाएं या अन्य जगह पे, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर सरस्वती के ऊपर अवैध कब्जे जो है वो किए हुए लोगों ने, बहुत सी सड़कें ऐसे निकाल दी हैं, पुल टाइप, पुल नुमा जो है वो सड़कें बनाई हुई है लोगों ने। उसके बारे में पीछे भी आपका एक बयान आया था कि उनको अवैध कब्जों को खाली करवाएंगे। हमने जो अवैध कब्जे हैं वो सारी एक्चुअल में ये जितनी जगह है, हमारे लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। ये जितनी भी जगह है ये पंचायती जगह है, पंचायती जगह है। खेड़ी मारकंडा की जो बात कर रहे हैं
इसको खाली कराने का जो काम है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एसडीएम, तहसीलदार, डीसी लेवल का होता है जी। हमने पूरी निशानदेही करा के एक एक इंच का सारा प्रोजेक्ट बना के हमने जिला प्रशासन को दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी क्षेत्र का छोड़ दिया हो। पीपली से लेकर ज्योतिसर तक की निशानदेही हमने करा दी और उसमें जिस जिस जगह पर जितने कब्जे हैं वो हमने प्रशासन को दे दिए हैं। प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। पीछे नोटिस भी गए हैं, लोगों को लगा भी है कि यहाँ नोटिस आए हैं, तो भागदौड़ भी उनमें हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द काम इस सीजन से पहले वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। और जो पानी का बहाव है, मुख्य बात यह है, एक सरस्वती की 2-3 क्रीक ऐसी हैं शहर में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो क्रीक बिल्कुल मेन क्रीक से अलग हैं जिनके ऊपर कब्जों की बात कर रहे हैं। पानी के फ्लो की जो सरस्वती का जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसी को हम चौड़ा कर रहे हैं और उसी से ही हम ये सारा प्रोजेक्ट हमारा जो है 29 करोड़ वाला ये लगा रहे हैं। बात रहेगी राजनीति से जुड़ी, क्योंकि आप भी फिलहाल तो राजनीति में ही हो और एक अच्छे मुकाम पर आप इस समय बीजेपी सरकार के साथ काम भी कर रहे हैं। राजनीति की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि नवीन जिंदल जो है यहाँ से सांसद के जो है पद के दावेदार हैं। अब जो है नवीन जिंदल खुद बीजेपी की टिकट से, अब ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की, डेवलपमेंट की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करती आई है। और विचारधारा अगर किसी की पार्टी में है तो पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई आना चाहता है तो आ जाए। नवीन जिंदल जी हमारी पार्टी में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पार्टी ने उनको टिकट दिया है, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी उनको 100% जो कार्यकर्ता हैं सभी सपोर्ट भी कर रहे हैं और चुनाव भी हम लड़ा रहे हैं। तो ऐसा देखने से ये आता है कि जो भी व्यक्ति पार्टी में आता है तो नेचुरल है, कार्यकर्ता तो स्वागत करता ही है और जनता भी आशीर्वाद देती है। क्योंकि अब तो मोदी जी का एक तरह से पूरा देश ये चाहता है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो तथ्य साबित हो। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इस देश को अगर कोई सही मायने में बढ़िया दिशा डेवलपमेंट के एंगल से कोई दे सकता है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। उसी भाव में लोग बीजेपी में भी आते हैं, बीजेपी के प्रति आकर समर्पण दिखाते हैं, काम भी करते हैं और लगता भी है कि काम हो भी रहा है। अच्छा ये बताइए कि मेन मुकाबला किसका रहेगा? क्योंकि अगर हम देखें नीलो से अभय सिंह चौटाला है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उससे सुशील गुप्ता मैदान में है। तीनों धुरंधर एक ही जगह जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या रहेगा? अगर मैं ये सवाल आप ही से पूछूं, मुझे लगता है कि आप भी ये कहोगे मुकाबला नहीं है कोई। क्योंकि नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कोई मुझे लगता नहीं मुकाबले में रही है। अब यहाँ अभय चौटाला कभी आया नहीं, पार्टी का उसका सिस्टम नहीं, ना पार्टी का उनका कोई यहाँ पर किसी भी तरह का संगठन है और ना ही कांग्रेस का संगठन है। कांग्रेस वालों ने तो पल्ला झाड़ लिया और इसको सुशील गुप्ता जी को टिकट थमा दिया, ले तू ही मर, जो भी खप तेरा भी है तू ही अपना मौज ले। लगता है उनको कि यहाँ उनको वोट नहीं मिलेगी। तो ये प्रो बीजेपी एरिया एक्चुअल में ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इधर के जो नॉर्थ हरियाणा है ये पूरा का पूरा प्रो बीजेपी है और हर एक व्यक्ति डेवलपमेंट की राजनीति में शामिल होना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भावनात्मक निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट का, जो विकास का जो पहिया इस टाइम देश में चल रहा है और विदेशों तक माननीय प्रधानमंत्री जी के काम की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की चर्चा है। तो वो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि कहीं मुकाबला किसी भी पार्टी का नहीं है। अच्छा राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है जिसके अनुसार जो है बीजेपी को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो चर्चा में रहेगा? राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र न केवल हिंदुस्तान की बल्कि विश्व में हर रहने वाले हिंदू की है। बल्कि अब की बार तो ऐसा देखने में आया है कि जो हिंदू भी नहीं है वो भी राम मंदिर के दर्शन करने जा रहा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है। तो भगवान राम हमारी आस्था का मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारी आस्था का केंद्र है। उन्होंने जो नजरिया हमारे देश के लोगों का मानस का बनाया है उसके प्रति लोगों में श्रद्धा है। और जहां तक मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात नहीं है। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो में शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ये रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 तोड़ेंगे। ये सारे काम हो गए हैं, अब कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। राम मंदिर बनना हमारे जिस संस्कारों पर हम राजनीति देश में कर रहे हैं या संस्कारों पर हम जीते हैं, हम लोग हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। अगर वही राम मंदिर हमारे से नहीं बन पाया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सपने को हमारे को साकार कर दिया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मुद्दा बात ही नहीं इसमें, तो कोई मुद्दे की तो बात ही नहीं इसमें कोई। अच्छा क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है कि बीजेपी जो है ईडी का नाजायज गलत इस्तेमाल जो है वो कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लगाइए, अभी थोड़े दिन पहले वो जेल में भी गए हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए,
एक कहावत है बुजुर्गों की, लिखतम के आगे बख्तम की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। अब पेपर बोल रहे हैं कि इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है, उसके गवाह बोल रहे हैं, जिन्होंने पैसे लिए वो बोल रहे हैं कि हमारे को केजरीवाल जी की पार्टी ने पैसे दिए गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। शराब नीति कागज पे लिखी हुई है, आपने पहले 5% तय कर दिया, फिर बगैर कैबिनेट के आपने, जो इनके मंत्री थे जो सिसोदिया वो भी अंदर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बगैर कैबिनेट के साइन किए पेपर साइन कर दिया। संजय सिंह उसमें, सारे कौन इन्वॉल्व नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता था वो कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईडी का उसमें 1% भी कसूर, मैं वकील हूं, मैं वकील के नाते आपको बता रहा हूं। अब जो जो कागज कोर्ट के सामने आ गया, इतने लंबे समय से इनकी जमानत क्यों नहीं हो रही सिसोदिया? क्योंकि सिसोदिया उस कैबिनेट को, उस टीम को, सीएम की टीम को एक तरह से लीड करने वाला है। पिन पॉइंट सीएम साहब हैं। सीएम साहब अगर कहेंगे तो नेचुरल है पॉलिसी बदली जाएगी, और पॉलिसी उन्होंने बदली भी है, और पॉलिसी बदलने से उनको बेनिफिट मिला है। जितने विटनेस पकड़े गए हैं उस सब ने विटनेस ने कहा कि हमने इनको पैसे दिए हैं, तो उसमें कोई 1% भी कोई इशू ही नहीं है कि उसमें कोई ईडी के ऊपर दबाव डाला गया और इनको अरेस्ट करने के लिए। ये तो बिल्कुल लीगल बात है। आप किसी भी अच्छे वकील से पूछ सकते हैं, किसी भी लीगल कोई रिटायर्ड जज से पूछ सकते हैं कि इसमें मामला क्या है। सबको पता है कि 100% घोटाला है। अच्छा, अपील क्या करेंगे कुरुक्षेत्र की जनता से नवीन जिंदल जी के बारे में, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट से यहाँ से सांसद पद के उम्मीदवार है? क्या मैं नवीन जिंदल जी हमारे यहाँ से सांसद के उम्मीदवार हैं, और मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूं कि उनको भारी मतों से यहाँ से वोट जिताएं, क्योंकि उनका एक वोट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को शक्ति देगा। 400 पार का जो हमारा नारा है उसको मजबूत बनाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पर जरूर हमारा योगदान और सहयोग दें। तो ये थे मेरे साथ धुमन सिंह किरमच कुरुक्षेत्र से। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। बंदा ही चला गया हमारा तो।